समय चक्र टाइम्स के विशेष वार्ताक्रम में पूर्व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी डॉक्टर अशोक शुक्ला ने अपने विचार साझा किए। नेपाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका पर गहन चर्चा, तहसील इतिहास पर अनोखी जानकारियां। डॉक्टर अशोक शुक्ला के विचार प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक दृष्टिकोण का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करते हैं। पूरा वार्ताक्रम देखें और जानें उनके स्पष्ट विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स न्यूज। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और साहित्य में पे भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। देश और समाज में जो चल रहा है उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे और खासकर अपने पाठकों के लिए जो रेवेन्यू में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार की बड़ी बदनामी होती है और लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो कि कम अनुभव वाले अधिकारी जब जिले पे पहुंचते हैं, जिनके पास एक अच्छा खासा अनुभव नहीं होता, वो जनता से आपसी संवाद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें होती हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी डॉक्टर अशोक शुक्ला जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और वर्तमान में राष्ट्रीय मासिक पत्रिका समय चक्र टाइम्स के समन्वय संपादक भी हैं आप, तो आपका दायित्व भी बढ़ जाता है इस वजह से। अवश्य। सबसे पहले यह चर्चा का विषय बना है सर, अभी हाल में ही जो नेपाल की घटना को लेकर की बहुत बड़ा वो स्थिति है। किसी राष्ट्र में यदि ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुखद है। पड़ोसी हमारा देश है, अगर वहां ही घटनाएं हो रही हैं तो ऐसा ये नहीं हो सकता है कि यहाँ या अन्य चीजें संभव नहीं कि यहाँ ना हो सके। इस पर कुछ चीजें अपनी प्रक्रिया दें सर। देखिए राकेश जी, ये जो आपने विषय उठाया है बहुत गंभीर विषय है और ये अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए भी बहुत चिंताजनक स्थिति है। आप देखते होंगे कि जब कभी किसी भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, नौकरी के लिए जो एसएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, ये जो परीक्षाएं आयोजित करती है, तो जब कभी परीक्षा का आयोजन होता है तो आप ये पाते हैं कि भीड़ अचानक शहरों में बहुत बढ़ जाती है, रेलवे स्टेशन पे बढ़ जाती है, बसों में प्रतिभाशाली छात्र जो इम्तिहान देना चाहते हैं उनका आवागमन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि भीड़ बेकाबू होने लगती है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति नेपाल में भी होगी। वहाँ भी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नेपाल में जो बेरोजगारी है वो इस स्तर तक बढ़ गई कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के युवाओं को ये लगने लगा कि जो नौकरियाँ हैं वो नौकरियाँ बहुत सीमित हैं और उनका लाभ अधिकतम उन लोगों को मिल रहा है जो राज सत्ता के नज़दीक हैं, या जो लोग वहाँ पहले से प्रशासनिक सेवाओं में हैं, या वहाँ के वो लोग जो लोग सम्भ्रांत परिवारों से हैं, उनके बच्चों को नौकरी मिल रही है और जो नई पीढ़ी है, जो आम जनता है, उसके बच्चों को नौकरियाँ कम मिल पा रही हैं। जी जी। इस कारण वहाँ एक विद्रोह की स्थिति पैदा हुई और विद्रोह ऐसी स्थिति तक पहुँच गया कि उन्होंने आखिरकार प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा वहाँ, और वो ये सुना जा रहा है कि वो नेपाल छोड़कर कहीं और भी जा रहे हैं। जी जी जी। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में भी आजकल स्थितियां कमोवेश ऐसी ही होती जा रही हैं, भयानक रूप ले रही हैं। भयानक रूप ले रही हैं। आप देखिए, कोई भी परीक्षा होती है, हर परीक्षा में पहले जहां 1,00,000 2,00,000 बच्चे बैठते थे, आज उसमें 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो परीक्षा 2 दिन पहले करवाई है, पीईटी, जिसमें बच्चों का प्राथमिक चयन किया जाता है मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए, उसमें करीब 36 लाख बच्चे बैठे। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार अगर आपके प्रदेश में उपलब्ध हैं तो कितनी बड़ी समस्या है। हमको इस बारे में सोचना होगा, हमारे राजनेताओं को गंभीरता से सोचना होगा और वैकल्पिक इन छात्रों के लिए, इन प्रतिभागियों के लिए वैकल्पिक रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि ये रोजगार में रत हो सकें, ताकि इनकी ऊर्जा का उपयोग हम कर सकें और कहीं इनकी ऊर्जा इस तरीके के ऋणात्मक कार्यों में न चली जाए जैसी नेपाल में चली। सर, एक सबसे बड़ी, ये तो आपने पीईटी का जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा लगा कि पीईटी में एक और समस्या उत्पन्न हो रही है कि जैसे हमारा घर है 100 किलोमीटर की दूरी पे परीक्षा देगा तो उसकी काफ़ी टाइम की बचत होगी, और जब परीक्षा केंद्र 250 से 300-400 किलोमीटर दूरी बनाए जाते हैं तो इसमें आपको यात्रा लेकर के वहाँ रुकना और उसके बाद जो माइंड सेट होता है बच्चे का वो काफ़ी हद तक खराब हो जाता है। हम चर्चा को और आगे ले चलते, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप पेशे से शिक्षक भी हैं,
बिल्कुल। और शिक्षक का दर्द जानते हैं। हम और आप जहां खड़े हैं वो किसी गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसी की वजह से खड़े हैं। और गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है हमारे सनातन धर्म में। ये बहुत महत्वपूर्ण, ईश्वर का दर्जा दिया गया उनको। इसी क्रम को लेकर हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय सुनाया है कि जो भी शिक्षक टीईटी परीक्षा नहीं पास कर पाएगा उसकी सेवाएं लगभग ना के बराबर मानी जाएंगी। और शिक्षकों से दूसरी चीज को, उनसे एक काम तो लिया नहीं जाता। शिक्षक से आप बीएलओ भी बनवाते हैं, उनको मिड डे मील का भी काम लेते हैं। और एक चीज और उसमें देखी जाती है, जब इस विद्यालय का रिजल्ट गड़बड़ होता है तो उसमें आज के अभिभावक जो है, कोई भी पेशे से जो शिक्षक है वो एक थप्पड़ नहीं मार सकता है। हमारे और आपके बीच का जो समय रहा कि उसमें गुरुजन हम लोगों को मारते थे, लेकिन हमारे अभिभावक कभी उनसे नहीं कहने जाते। इस पर अपना आशय प्रकट करें। और इस शिक्षक में रूप में आप कार्यरत भी रह चुके हैं। बहुत अच्छे कॉलेज में आपने अपनी सेवाएं दी, जहां बड़े बड़े छात्र आज हमारे प्रदेश नहीं विदेशों में भी रहे हैं। तालुकेदार में आप रह चुके हैं। उन सबसे जुड़ी हुई चीजें इस पर आप देखिए, ये जो मुद्दा आपने शिक्षक से संबंधित उठाया, चूंकि ये माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उच्च न्यायालय ने इस पर कुछ टिप्पणी करी है, तो इस पर कुछ टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि क्यों आज ऐसी स्थिति आ गई कि शिक्षकों को लगातार हम सुविधाएं दे रहे हैं, लगातार उनके वेतन में वृद्धि हो रही है, लगातार उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का जीवन स्तर कम होता जा रहा है, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कम होती जा रही है। इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। केवल शिक्षक को यह कह देना कि शिक्षक को हम संपूर्ण रूप से बहुत अच्छी उसका समग्र विकास करेंगे, हमें शिक्षक का विकास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उन प्रतिभागियों का विकास करने की आवश्यकता है, उन छात्रों का विकास करने की आवश्यकता है, उन बच्चों का विकास करने की आवश्यकता है जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप याद करिए, जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में गांव में एक कुर्ता और एक धोती पहन करके एक मुंशी जी प्राइमरी विद्यालय चलाते थे, और उस प्राइमरी विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे आज भी हमारे प्रदेश में बहुत वरिष्ठ पदों पे हैं। आईएएस अफसर बनते थे, पीसीएस अफसर बनते थे। आप किसी भी संस्थान में चले जाइए, वहां आप ये पाएंगे कि उन सरकारी विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चे ही वहां पहुंचे थे। इस बात पर विचार करना होगा, शिक्षक को भी विचार करना होगा कि क्या कारण है कि पहले कम सुविधाओं के बावजूद वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाते थे। आज उनको सुविधाएं पूरी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं कमी है। एक कमी की ओर आपने इशारा भी किया अभी, जो बताया कि पहले शिक्षक को दंड देने का अधिकार था, आज शिक्षक को दंड देने का अधिकार नहीं है। कहीं उसके हाथ बंधे हुए हैं, कहीं उसको भी डर है, उसको बहुत सारे कामों में लगाया जाता है। शिक्षा के अतिरिक्त बहुत सारे काम उसके पास हैं। हो सकता है ये भी उसके कारण हो। इस पर बहुत विशद चर्चा का विषय है। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि हमारे पाठकों और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव रहा, और मैंने सुना भी है कि आप सिटी में स्टेट भी रहे हैं, और आपके परम मित्र हैं जो इसमें दुर्ग आयुक्त हैं, मैं उनका नाम राकेश जी कहते हैं, सब जिलाधिकारी भी रहे थे, उनके द्वारा भी मैंने कुछ सुना है। जो तहसील स्तर और थाना, ये समाज का सबसे बड़ा मुख्य अंग है। देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज है कि गलतियां अगर यहां सुधर जाएं तो प्रदेश स्तर पर स्थिति उत्पन्न ना हो। वहां लेखपाल साहब अधिकतर मामलों में देखा गया जहां जिलाधिकारी से लेकर प्रदेश सरकार की बड़ी फजीहत है। ऐसी क्या स्थिति हो जाती है नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब की, जो इन पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, और जिसकी वजह से रिपोर्टिंग आईजीआर पोर्टल पर डाली जाती है, लेकिन उनके द्वारा ये मार्किंग करके जाती है। मार्किंग करने के बाद वो जो रिपोर्ट लगा देते हैं उसी को मान्य कर दिया जाता है। जबकि यहां से चाहे जितने बड़े स्तर के अधिकारी उसको आदेश कर दें, लेकिन जिलाधिकारी और एसडीएम साहब या तो तहसीलदार साहब इसको देखना उचित नहीं समझते हैं। जो रिपोर्ट लगा के भेजा उसी को भेज देते हैं। ऐसा क्या कारण है? इसको कैसे सुधार किया जाए, लोगों को उसको न्याय मिल सके, और जो वहां की शिकायतें वो प्रदेश स्तर तक ना आए। अगर ऐसा होने लगे तो ये शिकायतें वास्तव में नहीं आएंगी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत चर्चा इस पे आवश्यक है। कारण यह है कि उच्च स्तर पर यह समझा जाता है कि शिकायतें निम्न स्तर पर निस्तारित होंगी,
निम्न स्तर पर यह समझा जाता है कि उच्च स्तर से जो निर्देश दिए जाएंगे हमको केवल उनका पालन करना है। कमोवेश हो ऐसा गया है कि नीचे का कर्मचारी या अधिकारी या फील्ड वर्कर केवल उन कामों को करना चाहता है जिन कामों के लिए ऊपर से उसको निर्देश होते हैं। ये कहा जाता है कि ये फाइल बना करके ले आइए या फलाना काम करिए, तो उसे लगता है कि जिस काम के लिए मुझे उच्च अधिकारी ने निर्देश दिया है उस पर तो मेरी समीक्षा होगी, उस पर तो मेरे नंबर मिलेंगे, मेरे बारे में एक राय कायम होगी अधिकारी के मन में। लेकिन जो काम जनता से जुड़ा है उस काम को करके उसे लगता है कि मेरी कोई मार्किंग नहीं वाली, मेरी गुणवत्ता उस कार्य से नहीं आंकी जाएगी, उस कार्य से आंकी जाएगी जो कार्य उच्च स्तर पर दिए गए उनका मैंने कितना पालन किया। कभी वो इस कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। और एक समस्या और भी आ गई है कि समाज में जागरूकता आ जाने के कारण बहुत सारे शिकायतकर्ता बढ़ गए, नकली शिकायतकर्ता बढ़ गए, ऐसे शिकायतकर्ता जो झूठी शिकायत लेते हैं। तो जो शिकायतें रूटीन में आती हैं उन शिकायतों को सामान्यतः बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए तहसील दिवस और बहुत सारे फोरम, थाना दिवस, इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार करती रही, लेकिन उन सब फोरमों पर सारे अधिकारियों को एक साथ इकट्ठा करके, थाने को, प्रशासनिक अधिकारी को, राजस्व अधिकारी को, सबको एक जगह एक छत के नीचे विकास विभाग को ले आने के बावजूद होता यह है कि जब शिकायत वहां पहुंचती है उस शिकायत के निस्तारण के प्रति जो अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारीगण हैं, उनका रवैया गंभीरतापूर्ण नहीं होता। वो उसको टरकाने की स्थिति में होते हैं। क्यों टरकाना चाहते हैं ये विवाद का विषय हो सकता है। ये इसके लिए निम्न स्तरीय जो फील्ड वर्कर हैं उनका भी पक्ष लिया जाना होगा। उच्च स्तर पर हम ये महसूस कर सकते हैं कि नीचे काम में कोताही बरती जाती है। जैसा आपने कहा कि अगर नीचे फील्ड वर्कर, एक लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार अपना कार्य सुचारू रूप से कर ले और उन समस्याओं का निस्तारण जो फील्ड में, गांव में, क्षेत्र में वहीं पर निस्तारित की जा सकती हैं, अगर उनका निस्तारण वहीं पर कर दे तो हो सकता है वो उच्च स्तर तक शिकायत न जाए। अच्छा सर, एक सवाल और आता है। ऐसा प्रायः मैंने लोगों के बीच में रहा हूं, मैं सुना भी कि ऐसा क्या कारण है कि प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी खुल करके अपने आशय, मैं ही उम्मीद करता हूं अपने दर्शकों के लिए कि आप खुल करके कहेंगे और आज आप किसी का डर नहीं, वैसे भी आप क्रांतिकारी रह चुके हैं। प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी लेखपाल से संबंध में टच रखता है, जिसकी वजह से तहसीलदार साहब चाह कर भी कार्रवाई नहीं कर पाते। ऐसा देखा गया है कि उनकी कलम बंधी रहती है। क्या इस पर भी कहीं से आपको इनपुट आउटपुट मिला? आपके सामने ये स्थिति आई है? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी वाणी में जो आक्रोश है वो आक्रोश ये बता रहा है कि नीचे का कर्मचारी, नीचे का अधिकारी कितना बंधा हुआ महसूस करता है। इसके पीछे कमोवेश हमारी जो संरचना है, प्रशासनिक संरचना, वो जिम्मेदार है। उच्च स्तर का अधिकारी अगर किसी नहीं, मैंने ये पूछा क्या ऐसी स्थिति आपके सामने कभी आई है? मेरे सामने कई बार ऐसी स्थितियां आई, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली जब ऊपर का अधिकारी कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जिससे उसको लाभ अर्जित करना होता है, सीधे अपने अधीनस्थ से न कह करके वो निम्न स्तर पर जा करके अपनी एक तरीके से लाइजनिंग करता है। अन्यथा एक प्रमुख सचिव को सीधे लेखपाल से बात करने में कर सकता है क्योंकि सीनियर अधिकारी है, कर भी सकता है। लेकिन मैंने अपने सेवा काल में ऐसे अधिकारियों को देखा है जो लेखपाल सीधे प्रमुख सचिव से इस स्तर तक जुड़े थे कि उनको आप छेड़ भी नहीं सकते, उनको आप कुछ कह भी नहीं सकते, उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं किया सकते। लेकिन इन परिस्थितियों में जो प्रदेश सरकार की इतनी बदनामी हो रही, कोई भी सरकार रही हो, सबकी बदनामी हुई, यहाँ तक कि अच्छे ईमानदार जो एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, जिला अधिकारी महोदय, इन सब की भी धज्जियां उड़ जाती हैं इज्जत के मामले। ऐसी कोई चीज है कि जो अपने पद पे बैठे हैं, प्रमुख सचिव जी अपना काम करेंगे, आदेश दे सकते हैं, लेकिन किसी कुर्सी को तब तक दंडित नहीं करते जब तक वो गलत नहीं है। देखिए ये तो ये इसमें तो हमको सुधार की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग बाकायदा बना है जिसका दायित्व है कि वो इस तरीके की समस्याओं को देखे। अगर उच्च स्तर का अधिकारी किसी प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त है, नीचे के स्तर से सीधे कुछ मांग ऐसी करता है, कुल मिलाकर के शुक्ला जी के यही कहना है कि अपनी सोच को बदलो। गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज के किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, भारत का नजारा बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।